हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैप्लर्स के नियम के बारे में, यानी ग्रहों की गति संबंधी कैप्लर ने क्या नियम बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको जरा हमको समझना भी है और इसका डेरिवेशन कैसे करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये समझने के लिए, यानी इन कैप्लर के नियमों को समझने के लिए आपको दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको तो आता होगा दीर्घवृत्त के बारे में, यानी इलिप्स के बारे में, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है उनको ये नियम समझने में दिक्कत होती है। इसलिए पहले आप थोड़ा दीर्घवृत्त के बारे में जान लें। जिसको दीर्घवृत्त के बारे में आता है वो इस वीडियो को स्किप करके और आगे जो नियम बताए हैं उसको आप देखें। और जिसको दीर्घवृत्त के बारे में जानना है तो थोड़ी सी बातें आपको पता होंगी तो ये कैप्लर्स का नियम का डेरिवेशन है वो बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त को अगर हम थोड़ा सा दबा दें ऊपर से, देसी भाषा में तो हम लोग ये कहते हैं कि वृत्त जो पूरा सर्कुलर होता है उसको अगर थोड़ा सा दबा दें तो उसका आकार कुछ इस तरीके का हो जाता है। ऐसी जो आकृति होती है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त। क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ वृत्त कहा जाता है, इसको कहते हैं इलिप्स। ऐसा जो कर्व होता है उसको दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त का जो इस वृत्त का समीकरण तो अलग होता है, उसकी बात हम तो नहीं करेंगे। वृत्त का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ये वृत्त का समीकरण होता है, ठीक है ना। लेकिन वृत्त के समीकरण को अगर दबा दो, वृत्त को दबा दो, अगर थोड़ा सा ऊपर गोल है उसको ऐसे प्रेस कर दो तो ऐसे अंडाकार हो जाता है, यानी आलू के आकार का। तो ऐसी आकृति को लोग दीर्घवृत्त कहेंगे। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है, समीकरण तो इसके बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन जो मानक समीकरण जो होता है वो है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी ये क्या होते हैं? ये अगर हम ये इसको मानते हैं एक्स अक्ष और इसको मानते हैं वाई अक्ष, तो ये तो होता है दीर्घवृत्त का केंद्र, यानी सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये इसका सेंटर होता है और ये इसके कहलाते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा दीर्घवृत्त का केंद्र। और ये जो दो इधर वाले जो पॉइंट है ये कहलाते हैं शीर्ष। दो शीर्ष होते हैं, मतलब ये समझिए। और ये जो दो शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है इसको कहा जाता है दीर्घ अक्ष। क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। और इसकी आधी दूरी जिसको हम लोग इसको लिखा दीर्घ अक्ष को हम लोग लिखते हैं 2a से। ए है उसका 2 टाइम्स दीर्घच, तो यहां से अर्ध दीर्घच कितना हो जाएगा? एक, इधर वाला हिस्सा भी ए हो जाएगा। ये जो पॉइंट होता है वाई अक्ष में, इसके जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है लघु अक्ष। क्या कहते हैं? लघु अक्ष, यानी माइनर एक्सिस। और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2b के बराबर। जिसकी लंबाई होती है लघु अक्ष की कितनी होती है? 2b, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा होता है आधा इसको b कह सकते हैं, इधर वाले हिस्से को भी हम लोग b कह देते हैं। यानी ये डिस्टेंस जो होनी होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस b और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b होती है। समझ गए? और अगर हम निर्देशांक लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? ये मूल बिंदु हो गया, इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष का कटान बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा, इसके निशान क्या होंगे? 0, 0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिखेंगे? -a, 0। इसके शीर्ष के निशान, इसके शीर्ष में क्या हो जाएंगे? a, 0। इसके निशान लिखना चाहें तो 0, b, ठीक है। और इसके निशान लिखना चाहें तो 0, -b। इस तरीके से ये निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं। तो ए और बी क्या होते हैं? अर्ध दीर्घ अक्ष ए होता है और अर्ध लघु अक्ष जो होता है वो बी होता है। इनके बीच रिलेशन भी होता है बी के बीच। तो क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन भी होता है ए और बी के बीच में, जहां
ई जो होती है, जहां ई दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं उसको, उत्केंद्रता बताता है कि ये कितना दबा हुआ है। यानी ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। अगर ई का मान 0 हो जाएगा तो ये हमारा दबाव है, जो दबा वाला हिस्सा बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, नहीं पूरा सर्कुलर बन जाएगा, नहीं वृत्त बन जाएगा। ये समझो, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वृत्त, ई की वैल्यू अगर 1 से कम रहेगी तो वो थोड़ा चपटा रहेगा। ई जितना 1 के ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ज्यादा चपटा रहेगा। तो ये उसका बताता है कितना दबा है, वो उत्केंद्रता बताती है इसकी। और इसमें 2 नाभियां होती हैं, इसको लोग कहते हैं फोकस। ये यहाँ पर होती हैं, कहां पर होती हैं? ये दीर्घ अक्ष पर 2 फोकस होते हैं। और इस फोकस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फोकस, या इसको हम कहते हैं नाभ। फोकस मतलब इसको हम लोग नाभ भी कहते हैं। यहाँ पर एक फोकस हो गया, एक यहाँ पर ये फोकस हो गया। 2 फोकस होते हैं, 2 शीर्ष होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इस फोकस के निर्देशांक होते हैं -AE, 0। इसके निर्देशांक होते हैं AE, 0। निर्देशांक होने मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस AE है, यहां से यहां तक डिस्टेंस AE है। दोनों तरफ मतलब सेंटर से दोनों तरफ बराबर दूरी पर, कितनी दूरी पर? AE दूरी पर 2 फोकस होते हैं। और फोकस से होकर जाए एक लाइन, और जो इस दीर्घ अक्ष पर लंब हो, ये वाली जो लाइन, ये लाइन कह सकते हैं, या ये वाली लाइन कह सकते हैं। मतलब ऐसी लाइन जो फोकस से होकर के जाए और दीर्घ अक्ष पर लंब हो, तो वो उसकी जो लंबाई होती है उसको हम लोग कहते हैं नाभिलंब। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाभिलंब कहते हैं, यहां से यहां तक। तो नाभिलंब का मतलब लेटस रेक्टम इंग्लिश में कहते हैं इसको, नाभिलंब। इसकी वैल्यू जो होती है, यानी जो लंबाई होगी यहां से यहां तक की, वो होती है नाभिलंब को अगर हम L से लिख लें, नाभिलंब L से लिखो, नाभिलंब को सीधे लिखो। नाभिलंब बराबर होता है 2b² ये नाभिलंब होता है। यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है उसको लोग क्या कहते हैं? नाभिलंब। अर्धनाभिलंब बात करेंगे तो इतनी लंबाई, ये लंबाई या ये लंबाई, उसको कहते हैं हम लोग अर्धनाभिलंब। जैसे अर्धनाभिलंब अगर लिखना चाहें, अर्धनाभिलंब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे b²। और ये जो पूरा एरिया है इसका, जैसे वृत्त का एरिया होता है πr², ऐसे ही इसका जो एरिया होता है, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद रखना, ये होता है πa×b। ए और बी क्या है? ए है अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है, और ये है अर्ध लघु अक्ष की लंबाई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई पाई के साथ कर देते हैं तो क्या आ जाता है? उसका पूरा एरिया, यानी ये जो पूरा एरिया है इसका, ये पूरा निकल आएगा कितना हो। तो इतनी बातें अगर पता है, मुख्यतः क्या पता होना चाहिए? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? πAB। इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना, S1 और S2 या F1 F2 कुछ भी लिख लो। एक शीर्ष होता है, 2 शीर्ष होते हैं और एक केंद्र होता है। तो इतनी बात अगर दीर्घवृत्त के बारे में पता है तो फिर केपलर के नियम समझ में पूरी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, चलो। और नाभिलंब का सूत्र पता होना चाहिए। नाभिलंब कहां से कहां तक? नाभि से होकर जाए और दीर्घ अक्ष पर लंब हो। ये जो जहां पर ये दोनों पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नाभिलंब। और उसका मान होता है 2b²। ठीक, नोट कर लो इसको। इतनी बात आपको याद रखना है केपलर के नियम को पढ़ने के लिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब शुरू करते हैं हम लोग केपलर के क्या नियम। तो केपलर के नियम किसके बारे में बताते हैं? ये बताते हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो
किस नियमों के तहत लगाते हैं, यानी उसकी गति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है कि दीर्घ वृत्ताकार होती है, ठीक है ना, या फिर जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वो समय किस पर निर्भर करता है, नहीं आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, और साथ में ये भी बताते हैं कि क्या ग्रह जो है हमेशा सूर्य से बराबर दूरी पर गति करते हैं। तो ये सब कुछ केपलर के नियम बताते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। और ये कितने नियम हैं? 3। तो पहले नियम की हम लोग बात करेंगे। पहला नियम हमारा कहलाता है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम यानी इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये हमारा पहला नियम है। तो ये नियम क्या बताता है, जरा ध्यान से समझना है। ये नियम बताता है कि सभी ग्रह, सभी, किसने बताया? सब ये केपलर ने बातें बताई हैं, जबकि इसके पहले ये सब बात हो रही थी कि लग रहा था कि सभी जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। केपलर ने क्या बताया? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर या परितः, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उसके एक फोकस, जिसको हम लोग कहते हैं नाभ, पर स्थित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं है कि सब जो ग्रह हैं वो सब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाने का मतलब क्या है कि उसका जो पद है वो इस तरीके का है, सर्कुलर नहीं चक्कर लगा रहे हैं, वृत्ताकार नहीं चक्कर लगा रहे हैं, वो इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। और ये भी नहीं कि सूर्य उसके सेंटर पर हो, ये भी नहीं है। सूर्य कहाँ होता है? उसके एक फोकस पर। दीर्घवृत्त में हमने क्या बताया है? दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, एक यहां पर होता है S1 और एक यहां पर होता है S2, और उसमें सूर्य एक ही जगह होता है, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। बस समझ आ रही है? दोनों जगह सूर्य नहीं रहेगा, ये तो एक जगह रहता है। तो मान लीजिए ये हमारा सन हो गया, ये हमारा है सूर्य, दो में से किसी एक जगह ये हमारा क्या है? सूर्य है। और ये प्लेनेट यहां पर चक्कर लगा रहा है ऐसे, ये हमारा है ग्रह और ये है सूर्य। ये जो चक्कर लगा रहा है इसका मतलब क्या है? ये नियम क्या बता रहा है कि ऐसे चक्कर लगाता है। ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वो ऐसे, मतलब कभी ग्रह सूर्य के नजदीक होगा, जब ये सूर्य घूमते घूमते यहां आ जाएगा तो सबसे नजदीक, फिर दूर जाने लगेगा, फिर सबसे दूर यहां पहुंच जाएगा, फिर नजदीक, ऐसे करके कभी दूर कभी पास, ऐसे चक्कर लगाता है। यानी हर समय ये नियम क्या बताता है कि हर समय जो ग्रह होता है वो सूर्य से बराबर दूरी पर नहीं होता है, कभी दूर होता है कभी पास होता है, ये नियम बताता है। ये तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। या तो सूर्य यहां होगा या तो यहां होगा, यहां सेंटर में कभी नहीं होता है। ये नियम बता रहा। बात समझ आए? नियम क्या निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य से ग्रह हमेशा बराबर दूरी पर नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? सबसे नजदीक कितनी पास आएगा? यहाँ पर। तो ग्रह अगर सबसे नजदीक होगा तो कितने पास होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर होगा तो कितनी डिस्टेंस होगी? अच्छा बताओ। अगर हम ये जो डिस्टेंस होती है इसको तो हम लोग ए ई कामा 0 लिखते हैं इसका, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी? जबकि इसके निर्देशांक कितने होते हैं? ए कामा 0 हमने बताया, माइनस ए कामा 0, इसको माइनस इस तरफ है तो माइनस कर लो, अगर यह इस तरफ होता तो इसको हम लोग ए कामा 0 लिखते, इधर वाले को, इधर यहाँ पर
ए कॉमा 0, मतलब ये माइनस बता रहा है कि इसके जो मूल बिंदु है इसके इस तरफ है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस आप देखो, ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी ए है, उसमें से ये वाला हिस्सा निकल गया ए, तो कितना बचा, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ए माइनस ए, ये तो बचा ये डिस्टेंस। सबसे न्यूनतम पास कितना हो सकता है, इसको एक कॉमन ले लो तो बहुत बहुत कितना हो जाएगा 1 माइनस, सबसे पास इतनी दूरी पर हो सकता है। और सबसे दूर का कब होगा, जब ग्रह यहां होगा। तो ये डिस्टेंस आप कितनी मेजर कर सकते हो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको पूरी डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये डिस्टेंस आप कितनी है ए, और ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए प्लस ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये डिस्टेंस कितनी आप लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके ए कॉमन ले लो 1 प्लस बी। ये मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है किसी ग्रह की सूर्य से। अब ए की वैल्यू जो हो वो तो दीर्घवृत्त जैसा होगा उसके हिसाब से ए की वैल्यू आएगी। एक मतलब होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, वो ए होती है, यानी इसको कह सकते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। समझ गए। तो ये तो पहली बात, पहला नियम तो ये बताता है। तो उस बात समझ में आई। पहला नियम मतलब क्या है कि ग्रह कभी भी सूर्य के से बराबर डिस्टेंस पर नहीं होता है, ये बात तो समझ में आ गई। और कभी दूर कभी पास, ऐसे चक्कर लगाता रहता है। क्लियर हो गई बात, सो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा नियम बताते हैं, नोट कर लिया। दूसरा नियम हम लोग लिखेंगे। दूसरा नियम हमारा होता है क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफलीय वेग का नियम, यानी कह सकते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये जरा नियम क्या है इसको जरा समझ लें। ठीक है, इस नियम को, ये नियम क्या कहता है, पहले नियम लिख ले फिर समझते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार मतलब स्वेप करती है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता। इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट एक बार फिर। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। क्षेत्रीय चाल से मतलब क्या है, जरा ये चित्र पहले बना लें फिर बताते हैं। जैसे इस नियम ये कहता है, जैसे अगर ये बात करें हम कि ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार का चक्कर लगा रहा है, सूर्य यहां, ठीक है, ये सूर्य हमारा हो गया, और
ग्रह हमारा मान लेते हैं यहाँ, ये हमारा हो गया ग्रह यानी प्लेनेट। ग्रह क्या हो गया पी। इस सूर्य और ये तो इसका हो गया, चलो दीर्घ बना लेते हैं लोग। इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये मिलान रेखा जब चक्कर लगाएगा तो ये भी घूमेगी रेखा ऐसे। ग्रह यहां जब आ जाएगा इस जगह, इसको जरा फिर मिला दो, तो ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, इस ये एरिया पूरा यानी ये जो क्षेत्रफल है यहां से यहां तक, मतलब P1 से P2 आ गया ये, ठीक है ना। तो अगर ये थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का मतलब कुछ महीने बाद, कुछ घंटों बाद, वो तो अलग अलग ग्रहों के लिए इसकी चाल अलग अलग होगी, कोई तेज घूम रहा हो, कोई धीमे घूम रहा होगा। अगर कुछ महीनों बाद ये ग्रह यहाँ आ जाता है, वही वाला ग्रह यहाँ आ जाए, मतलब ए पोजीशन पर आ जाए, A1 पर, और जितने समय P1 से P2 पहुंचा है वो समय अंतराल अगर मान लेते हैं dt है, क्या है dt, जितना समय है वो 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, कुछ भी मान लो dt लेकर कोई आप कोई भी समय ले, ठीक है। जितना मान लो 1 महीने है, 1 महीने P1 से P2 पहुंचा, तो जब ग्रह यहां होगा यानी इस सूर्य के नजदीक, तो वो यहां से 1 महीने में यहां पहुंच जाएगा, A2 पर पहुंच गया ये। इसको जरा मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होता है, ये नियम कहता है। ये एरिया और ये एरिया ऐसे, अगर यहां मान लो है कोई, यहां से B1 से B2 पहुंच गया 1 महीने में, मतलब एक समय सेम होना चाहिए, B1 से B2, जितनी देर में P1 से P2 पहुंचा उतनी देर में A1 से A2 पहुंचा, उतनी देर में B1 से B2 पहुंच गया। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये, उसका जो एरिया होगा ये, वो सब सेम आएगा। यानी कि सन को अगर S लिख लें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो समान समय में जो एरिया जो तय किया गया किसके द्वारा, इस ग्रह को सूर्य से रेखा द्वारा, वो एरिया हमेशा इक्वल होते हैं, समय अगर सेम है तो। समझ में आ गया? मतलब उसका जो क्षेत्रफलीय वेग का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में ग्रह को सूर्य से रेखा जितना क्षेत्रफल पार करती है उसे कहते हैं ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल या क्षेत्रफल वेग कहा जाता है उसको। 1 सेकंड में जितना एरिया ये मिलाने में रेखा पार करे या स्वेप करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफलीय वेग। परिभाषा के तहत क्षेत्रफलीय वेग किसको कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना क्षेत्रफल पार करती है उसे उस ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग कहते हैं, या बता देंगे एरियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है, ये नियम क्या कहता है कि क्षेत्रफलीय जो वेग होगा इसका, क्षेत्रफलीय जो वेग होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, dA/dt। तो ये नियम कहता है कि dA/dt ये हमेशा क्या रहता है, नियत। ये हमेशा क्या रहता है, एक नियत रहता है, नियतांक रहता है, ये नियम कहता है। इसका मतलब क्या है कि जितने समय में ये वाला एरिया तय करेगा, यानी सिंपली इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल S_P1P2 बटे डेल्टा T बराबर क्षेत्रफल SA1A2 बटे डेल्टा T बराबर क्षेत्रफल SB1B2 बटे डेल्टा T। ये हमेशा इक्वल रहते हैं, कोई भी जगह ले, सब जगह अगर समान समयांतराल में अगर एरिया स्वेप करता हुआ मेजर करें तो उसका एरिया हमेशा इक्वल आता है। तो ये क्षेत्रफलीय वेग होता है। क्षेत्रफलीय वेग किसके बराबर होगा, dA/dt का मान ये हमेशा हर जगह नियत रहता है। तो ये निष्कर्ष, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब
सूर्य से ग्रह दूर होता है तो उसकी जो चाल होती है वो कम होती है। भाई जितनी चाल कम होगी तभी तो, चूंकि इसकी लंबाई ज्यादा हो गई तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो लंबाई जब ज्यादा होगी मतलब डिस्टेंस अगर इक्वल चलेगा, जितनी दूर ये चला एक महीने में, उतनी ही दूर अगर यहाँ चलेगा तो चूंकि ये तो पास में पड़ जाएगा तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो एरिया तो इधर वाले का ज्यादा हो जाएगा, दूर होगा ग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया इक्वल रखना है समान समय में, यानी इसको एरिया वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखनी है या होती है तो पॉसिबल कब होगी, जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसकी जो चाल होगी वो कम होगी, यानी इसकी स्पीड होगी चलने की वो कम होगी, और जब पास होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब ये नियम बताता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है तो उसकी जो चाल है वो नियत नहीं होती है। जब सूर्य से दूर होता है तो चाल कम होती है, जब सूर्य के नजदीक होता है तो चाल ज्यादा होती है, लेकिन क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यानी उसका जो एरियल वेलोसिटी है वो नियत होती है। एकांक समय में जो क्षेत्रफल पार होता है ग्रह को सूर्य में देखा जा रहा है वो नियत होता है। तो ये नियम बताता है, जरा इसको प्रूव भी करना है, इसका प्रूवमेंट भी आता है कि dA/dt एक नियतांक है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे जरा ये जरा समझना है, इसको नोट कर लो जरा नियम को, फिर इसको देखते हैं इसका प्रूफ। ये हमको इसका प्रूफ देखना है, उत्पत्ति क्या प्रूव करना है हमको, dA/dt इक्वल टू नियतांक, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए देखो मानते हैं हम कि हमारे पास एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है जिस पर ग्रह चक्कर लगा रहा है, और इसका जो सूर्य है उसके एक फोकस पर है, मान लो यहाँ इसका सूर्य हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एस, ये सूर्य हो गया। ग्रह हम मान लेते हैं यहाँ है P, इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो है, इसकी डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं R है, यानी SP एक रेखा है जो सूर्य को ग्रह को मिलाने वाली रेखा हो गई। ये R डिस्टेंस पर उसमें है जब हमने इसको देखा ग्रह को, कुछ समय बाद थोड़ा समय लिया हमने dt समय में ये थोड़ा सा ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, बहुत कितने समय में, dt समय में मूव करके यहाँ पहुंच गया। अब जरा इसको मिलाओ, ये जरा एरिया पहले निकाला जाए कितना होगा, ये P से मान लेते हैं Q पर पहुंच जाता है थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखते हैं इसमें हम, एरिया निकालना है कितना होगा, तो लिखते हैं माना ग्रह सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म समय लिया है, सूक्ष्म समयांतराल, माना ग्रह सूक्ष्म समयांतराल में स्थित P से Q पर, माना ग्रह सूक्ष्म स्थित P से Q पर पहुंच जाता है, ये माना घूमता हुआ घूम रहा है, लेकिन उन्होंने माना कि बहुत सूक्ष्म समय में वो एक P से Q पहुंच गया। जब पहुंच जाएगा तो इसका जो एरिया कितना होगा, यानी रेखा जो सूर्य से ग्रह बना रेखा है, रेखा SP द्वारा dt समय में पार किया गया क्षेत्रफल वो मान लेते हैं dA है। रेखा SP द्वारा dt समय में पार किया गया क्षेत्रफल कितना है, dA, और dA का मान कैसे निकालेंगे। अब जरा ये जो एरिया ये दिख रहा है ये पार्ट, उसको उठाकर बाहर रख के देखो जरा, ये कैसा दिखेगा हमको, ये तो हमारा हो गया R, ये हो गया सूर्य, ये हो गया प्लेनेट P, और ये घूम करके कुछ ऐसे पहुंचा, मतलब ये इस तरीके से ये ऐसे पहुंचा,
ठीक है, ये हमारा Q पॉइंट है। तो ये एंगल कितना घूम गया है, अगर हम मान लेते हैं डी थीटा, ये एंगल कितना बना, ये डी थीटा कोण से घूम गया। ये बात समझ में आ रही है। तो ये अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए देखो इसको त्रिभुज मान करके निकालो। कैसे त्रिभुज मान लेंगे, अगर हम देखो ये क्या त्रिभुज तो बनेगा नहीं, ये तो कर्व होगा ये ऐसे, लेकिन ये जो बहुत सूक्ष्म लिया है, सूक्ष्म एकदम यहां से यहां तक चलेगा तो हमको सीधी रेखा दिखेगी ऐसे। ज्यादा जब समय लेंगे तब तो ये कर्व दिखेगा, यहां से यहां तक गया तो टेढ़ा दिखेगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म समय लेंगे यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, तो वो क्या दिखता है, एकदम सीधी लाइन। जब सीधी लाइन दिखेगी तो ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन आपको मानना है, क्योंकि ये समय कितना है dt। और तो ये लंबाई कितनी होगी, अगर कोण डी थीटा है, इसकी डिस्टेंस r है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, r d थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से निकालेंगे, चाप जैसा है तो चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या। ये इतनी डिस्टेंस कम है, ये r और ये r दोनों सेम होंगे, ये डिस्टेंस इतनी कम है, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज ऐसा बना, त्रिभुज बना तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो आधार कितना होगा इसका, आधार दो यहां से लंब डालो, इसका मतलब है क्षेत्रफल का जो सूत्र लिखेंगे हम लोग डीए का, तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 आधार कितना होगा इसका एसपी, ठीक है ना। आधार से गुणते ऊंचाई कितना होगा क्यू, और इसको लंब डालने वाला क्यू एन हो गया। लेकिन चूंकि समय बहुत कम है, बहुत कम होने के कारण ये जो क्यू एन है वो लगभग क्यू पी के बराबर होगा। ये लंबाई बहुत कम, ये बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस है, वहां दिख जरूर इतना बड़ा रहा है, बहुत छोटा है, इस कारण से क्यू एन और क्यू पी वो लगभग बराबर मान सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा इसका, बीए बराबर लिखेंगे हम लोग 1/2 एस पी इंटू क्यू पी, या पी क्यू कुछ भी लिख लो, पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू लिख लो ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब जो क्यू एन है वो पी क्यू के बराबर होगा लगभग। तो इसका मतलब जहां पर 1/2 लंब आधार बोलते ऊंचाई, और आधार तो एस पी है, ऊंचाई कितनी है क्यू एन, क्यू एन का लगभग पी क्यू के बराबर होगा। तो ये वाले कंडीशन आपको यहाँ पर लगानी है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/2 एस पी ये लंबाई और ये डिस्टेंस कितनी है इनटू क्यू पी या पी क्यू, पी ये बात समझ में आई। और पी क्यू का मान होगा कितना, समय तो बहुत थोड़ा लिया हमने, ये मान कितना होगा आर डी थीटा के बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आर डी थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको जरा वैल्यू लगाओ यहाँ पर, 1/2 एसपी कितना है, एसपी है आर, इतनी दूर पर है ये ग्रह, और पी क्यू किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर है, ठीक है। इसको लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, मतलब ये तो आपको समझने के लिए है कैसे हमने इसका एरिया निकाला है। आपको चित्र ये वाला बनाना है वहां पर एग्जाम में, और उसको इस तरीके से एरिया ज्ञात करेंगे। जब एरिया निकाल लेंगे तो क्षेत्रफली वेग कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्र ग्रह का क्षेत्र वेग कितना होगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये जरा डी ए की वैल्यू यहां लगा दो, कितना होगा, डी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, और अपॉन ये डी टी और आ जाएगा नीचे। ये जो डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है ये डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। क्यों होगा, ये हम लोग जानते हैं ओमेगा की परिभाषा में, कोणीय वेग की परिभाषा से ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन, ये कोणीय वेग परिभाषा हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। ये डी ओमेगा हो गया, ये 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो और यहां तक इसको नोट कर लो पहले। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन और है, उसको हम लोग उसकी बात करेंगे। नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लिया।
अब जरा देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पर, अगर हम किसी ग्रह के कोणीय संवेग की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सूर्य, तो ये हो गया एस, ग्रह यहाँ पर है, इस पर जो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? जब भी कहीं पर भी होगा तो हमेशा सूर्य की ओर बल कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है सूर्य और ग्रहों के बीच में, वो हमेशा सूर्य की ओर उस पर बल कार्य करता है। इस डायरेक्शन में इस ग्रह पर जो बल कार्य करेगा वो सूर्य की ओर बल कार्य करेगा। अगर हम इस ग्रह का इस कोणीय संवेग निकालें इस सूर्य के परितः, तो कितना आएगा जरा देखो। ये इसको जरा अलग से समझ लो, ये अगर निकालते हैं तो जो बल आघूर्ण जो होता है टाउ, अगर हम इसका पहले जरा बल आघूर्ण निकालें तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है बल गुणित लंबवत दूरी। बल तो लग रहा है, अब दूरी कितनी है इसकी, दूरी तो कितनी है, 0 है। अब 0 है, कह सकते हैं कि अगर जिसके परितः अगर हम बलागुण निकाल रहे हैं और उस बल की क्रिया रेखा उस बिंदु से होकर के जाती है तो उसका बलागुण क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि इस ग्रह का इस सूर्य के परितः जो बलागुण होगा, जो बल कार्य कर रहा है उसका आघूर्ण होगा, वो कितना होगा, 0 के बराबर। और जब बलागुण 0 अगर है तो इसका मतलब है कि जो उसका जो कोणीय संवेग है यानी टाउ बराबर होता है dj/dt। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बलागुण तथा कोणीय संवेग में संबंध टाउ बराबर dj/dt, यानी अगर बल का मान अगर टाउ का मान अगर 0 है तो इसका मतलब dj/dt भी 0 होगा, यानी dj बराबर 0 होगा या j बराबर क्या होगा, एक नियतांक, यानी नियत रहता है। अगर इस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करता है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है, नियत होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी ग्रह का पर जो कार्य करने, ग्रह का जो कोणीय संवेग है वो हमेशा नियत होता है। क्यों नियत होता है, क्योंकि उस पर कार्य करने वाला जो बलागुण है वो 0 है। बलागुण क्यों 0 है, क्योंकि बल की जो क्रिया रेखा है वो सूर्य से होकर के ही गुजरती है। इस कारण से जो आघूर्ण निकालते हैं उस बल का तो उसका मान 0 आता है। जब बल आघूर्ण 0 तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, उसमें क्या होगा, नियत होगा। जो जितना कोणीय संवेग पहले था उतना ही बाद में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये जरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करना है। कैसे लागू करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना इसी के आगे आप करना है, माना ग्रह का द्रव्यमान m तथा कोणीय संवेग j है। तो अगर ये मान लेते हैं तो j इक्वल टू क्या लिखा जाता है, j इक्वल फार्मूला पढ़ चुके हम लोग, I इंटू एल्फा। I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, एल्फा है कोणीय संवेग, सॉरी एल्फा नहीं, ओमेगा। j इक्वल टू I ओमेगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हम j इक्वल टू I की जगह, क्योंकि डिस्टेंस इसका m मान m है, डिस्टेंस कितनी है r, तो इसका अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालें कितना आएगा, आएगा mr² इंटू ओमेगा, आएगा कि नहीं, देख सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू होता है mr²। तो इसका जो ग्रह का जो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, mr², ग्रह का द्रव्यमान m और उसकी ग्रह के सूर्य से दूरी कितनी है, r है, और उसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। तो j इक्वल टू mr² ओमेगा हो जाएगा। यहां से जरा r² ओमेगा की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, r² ओमेगा की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, j/, ये जरा r² ओमेगा जो देखो आया है उसको जरा समीकरण नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखनी है। r² ओमेगा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा,
dA अपॉन dt इज इक्वल टू, इसकी जगह लगा तो आर स्क्वायर ओमेगा से कितना हो जाएगा, J अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब यहां पर दे सकते हैं चूंकि ग्रह का सूर्य के परितः कोणीय संवेग, अभी हमने प्रूव किया है कि चूंकि ग्रह का सूर्य के परितः कोणीय संवेग नियत होता है, नियत होता है यानी कि एक कोणीय संवेग संरक्षण का भी फॉलो करता है ग्रह, जो चक्कर लगा रहा है उसका कोणीय संवेग कैसा होता है, नियत। क्यों नियत होता है, उसका रीजन आप लिख सकते हैं लाइन में, क्योंकि ग्रह का सूर्य के परितः कोणीय संवेग नियत होता है क्योंकि ग्रह पर कार्य करने वाला, ग्रह पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी टाउ शून्य होता है। इस कारण से उसको हम कहते हैं कि जो कोणीय संवेग है वो नियत है। ये बात, इसको यहां समझना है, इस बात को, उसको समझ अलग से समझ करके इस बात को यहां पर एक लिख देंगे। इस पॉइंट को कैसे जीरो होता है ये हमने बताया है, ठीक है। ग्रह पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी ग्रह का पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, किसी के परितः बल आघूर्ण निकालते हैं तो सूर्य के परितः बल आघूर्ण है, क्योंकि ग्रह का सूर्य के परितः, यानी थोड़ा सही कर दू, ग्रह का, क्योंकि ग्रह पर कार्य करने वाले बल का सूर्य के परितः कार्य करने वाला सूर्य के परितः बल आघूर्ण शून्य होता है। ये बात है, ग्रह का सूर्य के परितः कोणीय संवेग नियत होता है क्योंकि ग्रह पर कार्य करने वाला बल का सूर्य के परितः बल आघूर्ण शून्य होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि J कैसा होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और M क्या होता है, ग्रह का द्रव्यमान। J कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो ये पूरा क्या वैल्यू हो जाएगी, इसलिए J अपॉन M क्या होता है, एक नियतांक होता है। J अपॉन M एक नियतांक होता है। जब ये अगर नियतांक होगा तो अर्थात dA अपॉन dt यानी जो क्षेत्रीय वेग है dA अपॉन dt, ये भी क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाता है। इस प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग है वो नियत होता है। dA अपॉन dt क्या है, क्षेत्रीय वेग, एकांत समय में ग्रह को सूर्य से देखा द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल होता है, उसको कहते हैं क्षेत्रीय वेग, एरिया वेलोसिटी। इतनी बात आप समझ गए। इसको इस प्रकार से प्रूवमेंट दिखाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको फार्मूले के तरीके भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, क्या बन के आया, dA अपॉन dt इज इक्वल टू J अपॉन 2M। ये फार्मूले के तरीके से याद रखना है। और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि J कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है ग्रह का, और इस कारण से ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ध्यान रखना है, ये जो नियम है, दूसरा नियम है जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफलीय वेग का नियम, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। यानी कोणीय संवेग इसमें क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं दूसरे नियम का, और इसको स्टेटमेंट याद रखना है ताकि इसका जो तीसरा नियम है वो समझ में आए। नोट कर लिया।
चलो अब जरा बात आती है लास्ट नियम की, नियम नंबर 3। और तीसरा नियम है हमारा आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम का मतलब हो गया लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवर्तकाल का नियम। अब देखो जरा इसका क्या मतलब है। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल या परिक्रमण काल को जिक्र है। परिक्रमण आवर्तकाल मतलब क्या, तो जितना समय एक चक्कर लगाने में लगता है उसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवर्तकाल। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मान कितना होगा ये नियम बताता है। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, टी का वर्ग यानी टी स्क्वायर। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या नियम कह रहा है, जरा एक बार भी समझो। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग या किसी भी या सभी, लिख सकते सभी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल का वर्ग है वो अनुक्रमानुपाती होता है a क्यूब। ये जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। a क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। समझ गए। उसका मतलब यहां पर यह है कि जो जिसका दीर्घ अक्ष ज्यादा बड़ा होगा उसका आवर्तकाल भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य से दूर चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लो तो ये हमारे पास एक कक्षा की, एक ग्रह की कक्षा हो गई, इसका सूर्य यहां है। दूसरा अगर ग्रह चक्कर लगा रहा है उसकी जो कक्षा है मान लेते हैं ऐसी है, ऐसे, तो इसका जो दीर्घ अक्ष है वो ज्यादा हो गया, ये दूसरा कोई ग्रह हो गया, यहाँ ये एक दूसरा ग्रह है। ऐसे मान लो कोई तीसरा ग्रह हो जाए और उसकी कक्षा और बड़ी है, ऐसे ये तीसरा ग्रह हो गया। ये जितनी ज्यादा बड़ी कक्षा होगी तो उसका दीर्घ अक्ष की लंबाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो उसका आवर्तकाल भी उतना ही ज्यादा होता है। अब इसको प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल सूत्र कैसे हम लोग लगाते हैं इसको, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। यानी जो जितनी दूर है उसको हम लोग दीर्घ अक्ष ना करके हम लोग क्या मान लेते हैं, कितनी दूर है कोई ग्रह, कितनी दूर है
वो A1 का काम करे। न्यूमेरिकल के लिए बात है ये। न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन है कि एक ग्रह R1 दूरी पर है, दूसरा ग्रह R2 दूरी पर है, तो बताओ उनके ग्रहों के आवर्तकाल का अनुपात बताओ कितना होगा। तो उसको हम इस वाले फॉर्म से निकालेंगे, या इसमें से तीन चीजों में चार चीजें, चार में से कोई तीन चीजें पता होंगी तो चौथी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक ग्रह का आवर्तकाल पता है, दूसरे ग्रह का आवर्तकाल पूछ रहा है, लेकिन दोनों की दूरियां पता है कि सन से कितनी दूर है ग्रह, तो हम A1 A2 को दूरियों की तरह यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे ये एक्चुअल में दूरी नहीं है, क्या है, ये दीर्घअक्ष की लंबाई है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। इस बात न्यूमेरिकल इस पर आधारित है, उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे। तो इस बात को न्यूमेरिकल करेंगे, उसका प्रूफ कैसे करेंगे जरा ये समझना है। सुनो तो ले जरा स्टेटमेंट, इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूवमेंट जरा देख लो। इसे प्रूव करेंगे तो ये जो पहला जो जो दूसरा जो नियम है उसका जरा यूज करेंगे। केपलर के द्वितीय नियम से हम लोग क्या प्रूव किया? द्वितीय नियम में dA/dt = J/2m। इसको जरा हम लोग इसका यूज करते हुए इस तीसरे नियम का डेरिवेशन करेंगे। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई ग्रह इस दीर्घ वृत्ताकार का हम सूर्य मान लेते हैं यहां है, ग्रह हमारा है यहां। अगर हम ये कह दें कि ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाए, यहां जैसे था इसको पूरा घूम करके पूरा यहीं पर फिर आ जाए, तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। पूरा जितना एरिया है ये सब, तो कितना एरिया कवर कर लेगा एक पूरा चक्कर लगाने में। और समय उसको कितना मान लेते हैं? t, यानी एक चक्कर लगाने समय कितना लगता है? कैपिटल T। अब ये जो सूत्र जो लिखा गया है नियम से, उसमें क्या लिखा है? dt समय में पार किया गया क्षेत्रफल dA है, तो उसका मान J/2m है। अब ये चूंकि हमेशा कांस्टेंट होता है, तो चाहे थोड़ा एरिया निकालें चाहे ज्यादा एरिया निकालें, उसके लिए ये J/2m कांस्टेंट ही रहेगा हर के लिए। तो अगर हम ये बात करें कि हम यहाँ पर पूरा एक समय ले लें एक चक्कर लगाने में, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा दीर्घवृत्त का एरिया हो जाएगा। तो लोग क्या लिखें इसमें? यदि ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में, किसका चक्कर लगाना है? सूर्य का। ग्रह को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, एक समय जो समय लगता है उसके हम लोग कहेंगे आवर्तकाल, यानी ग्रह का जो आवर्तकाल है वो मान लेते हैं t है। तो तब जरा ये बात क्या लिखी जाएगी, जरा ध्यान दो। इस dA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। यानी तब समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर ऊपर वाले को ही एक्सपेंड करना है। और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया जब पूरे का लगाया तो पूरा एरिया हो गया, बटे आवर्तकाल। ये किसके बराबर होगा? J/2। ये तो कांस्टेंट रहता है, ग्रह का जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट है, ग्रह का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है। ग्रह की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्षेत्रफल कितना होता है ये मैं बताया था, पाई AB, A और B ये दोनों अर्ध दीर्घअक्ष और लघुअक्ष हैं, अपान आवर्तकाल कितना माना हमने? T। ये किसके बराबर हो जाएगा? J/2m के बराबर। यहां से जरा T = निकालो, कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई m AB और अपान G। ये तो आएगा T = T को उधर ले जाएंगे, J को उधर ले बटे में, ये 2m पाई AB इतना हो गया। जरा वर्ग कर दो दोनों, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को वर्ग करने पर तो t² बराबर 4 पाई² m² a²
बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायर के अंतरानुपाती होता है, तो टी स्क्वायर कर लिया। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर सकते हैं इतना। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि जो इसका जो नाभिलंब है, यानी ये जो नाभिलंब है, ये वाली जो लंबाई है वो अगर हम मान लेते हैं एल है, टोटल लंबाई तो 2l है, उसका अर्ध नाभिलंब यहां से यहां तक की लंबाई अगर हम l मान लें तो इसका मान कितना होगा। तो मान लेते हैं माना कक्षा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्धनाभिलंब, L है। अगर L मान लेते हैं तो L का मान होगा कितना, टोटल जो पूरा जो नाभिलंब होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, अर्ध नाभिलंब कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, इतना वैल्यू हो जाएगी। यहां से अगर हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा l इंटू ए, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा l इंटू ए। ये जरा b स्क्वायर का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, b समीकरण नंबर 1 में b स्क्वायर का मान रख दो जरा। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा l इंटू ए अपॉन जे स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के क्यूब और एल के क्यूब हो जाएगा अपॉन एल इंटू एल अपॉन जे स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें 4 पाई स्क्वायर एम एल और जे तो कांस्टेंट होता है ग्रह के लिए, एल जो उसका नाभिलंब है वो भी कांस्टेंट, उस कक्षा के लिए एम ग्रह का द्रव्यमान वो भी कांस्टेंट, पाई 4 पाई ये सब कांस्टेंट है। तो केवल इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचेगा, केवल ए क्यूब। इस प्रकार से हम इसको मूव कर सकते हैं, समझ गए। तो बाकी चीजें सब क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। कौन सी कांस्टेंट होंगी, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन जे स्क्वायर, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस कारण से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं केपलर के तीनों नियमों को। बहुत कायदे से इसको समझ करके तैयार करना है, नियम तो बहुत आसान है, प्रूवमेंट में थोड़ा सा आपको दीर्घवृत्त के बारे में जानकारी होगी तो समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा कि इसका प्रूव कैसे करते हैं इन नियमों का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।